गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप करेक्ट कर लिए थे। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगा है, तो विरामावस्था से 64 मीटर चलने में उस पिंड को समय लगेगा। और चार ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे आते हैं। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर, यानी जो पिंड का द्रव्यमान हमें दिया गया वो 25 किलोग्राम दिया है। तो द्रव्यमान को हम शॉर्ट में m से रिप्रेजेंट करते हैं और द्रव्यमान m की वैल्यू हमें यहाँ पे 25 किलोग्राम दी गई है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है कि 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगा है, यानी फोर्स F की वैल्यू हमें क्या दी गई है, फोर्स F की वैल्यू हमें दी गई है 200 न्यूटन। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है तो विरामावस्था से 64 मीटर चलने में उस पिंड को समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे विरामावस्था की बात हो रही है, यानी जो पिंड है वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगा। तो जो पिंड की इनिशियल वेलोसिटी है यानी प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, पिंड का 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विरामावस्था की बात हो रही है। तो पिंड का प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। 0 क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे विरामावस्था की बात हो रही है। फिर इसके बाद लिखा है कि विरामावस्था से 64 मीटर चलने में, यानी दूरी s की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, हमें 64 मीटर दी गई है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा है कि 64 मीटर चलने में उस पिंड को समय लगेगा, यानी समय t की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो जो चीज़ें हमें पता थी हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले यहाँ पे a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, यानी एक्सीलरेशन यानी त्वरण की वैल्यू को सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना होगा, तभी ये क्वेश्चन आपका आगे सॉल्व होगा। ध्यान रखिएगा। तो ये a की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू ma। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, यानी फोर्स इज इक्वल टू आपका क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी बल बराबर आपका क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे a की वैल्यू को निकालना है तो a को ले आएंगे आगे, और a इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा F अपॉन में m। तो देखिए यहाँ पे F की वैल्यू हमें क्या दी गई है, फोर्स की वैल्यू 200 न्यूटन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद m यानी मास यानी द्रव्यमान हमें कितना दिया है, 25 kg, ये दिया गया। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। सॉल्व कर लीजिए, 25 1 जा 25, 25 8 जा 200 होता है। और एक्सेलरेशन को निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये a की वैल्यू को हमने यहाँ पे निकाल लिया। a की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। तो अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, यहाँ पे a की वैल्यू को लिख देता हूँ, हमें क्या मिली, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं a की वैल्यू लिख देता हूँ 8 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू पता चल चुकी है, अब हम बड़े आसानी से टी की वैल्यू को निकाल पाएंगे। अब टी की वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोशन यानी गति के समीकरण का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा समीकरण यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी समीकरण का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए s की वैल्यू हमें दी गई है 64 मीटर, तो s की जगह हम लिखेंगे 64 को। फिर इसके बाद u से मतलब इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, जिसका मान हमें 0 दिया गया, तो u की जगह 0 लिखेंगे। और देखिए ut ये इनटू में है तो ध्यान रखिएगा इनटू यहाँ पे t आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस हाफ तो आपका फॉर्मूले में ही होता है। ए की वैल्यू को जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए की जगह को रखेंगे, ए की जगह पे हम रखेंगे 8, ठीक है, यहाँ पे ए की जगह 8 को रख दिया। फिर इसके बाद टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू को तो हमें फाइंड आउट ही करना है। तो यहाँ तक सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि नीचे जगह बची नहीं हुई है। अब मैं यहाँ पे इसको साफ करने जा रहा हूँ और ये लास्ट वाली लाइन में अभी फिर से लिखूंगा, तो पहले आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको साफ कर देता हूँ और ये वाली लाइन में फिर से लिख देता हूँ, जो यहाँ पे आया 64 इज इक्वल टू 0 इंटू टी, फिर इसके बाद हमारा था प्लस हाफ इंटू 8 इंटू टी स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 64 आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पे तो कोई चेंज होगा नहीं। 0 की मल्टीप्लाई अगर आप टी में करवाएंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, यानी ये वाला इतना पार्ट आपका 0 हो जाएगा और 0 से हमारा कोई मतलब है नहीं, तो ये इतना पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे आपका है यहाँ पे हाफ इंटू 8 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 2 1 जा 2 और ये 2 4 जा 8, 1 की मल्टीप्लाई 4 में 4 ही आपको मिलेगा, और 4 की मल्टीप्लाई अगर आप टी स्क्वायर में कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा 4 टी स्क्वायर। तो हमें क्या मिला 64 इज इक्वल टू 4 टी स्क्वायर, या फिर यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, टी स्क्वायर को हम आगे लेके आएंगे क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन में टी की वैल्यू को ही तो निकालना है, तो इसको आगे लाएंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 64 और अपॉन में 4 आपका हो जाएगा, 4 1 जा 4, फिर इसके बाद 4 1 जा 4, 2 इधर जाएगा 24 हो जाएगा, यानी 4 6 जा 24, यानी हमें क्या मिला, हमें मिला टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये मिला हुआ है। हमें टी की वैल्यू को निकालना है, ना कि टी स्क्वायर की, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू कर देंगे, ये स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो ये 16 के ऊपर यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे 16 के ऊपर रूट लग जाएगा, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमें यहाँ पे क्या मिल गया, इधर मैं साइड कर देता हूँ, t इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 था, फिर आगे सॉल्व करेंगे t के ऊपर से स्क्वायर को हटाएंगे तो t इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर को हटाया तो 16 के ऊपर यहाँ पे रूट लगेगा, फिर सॉल्व करेंगे t इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 4, और किस में आएगा, सेकंड में आएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए जब यहाँ पे रूट लगा है 16 है आपका, जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको 4 ही तो मिलेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर ही तो 16 होता है ना, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए ऑप्शन में हम लोग चेक कर लेते हैं कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक एक स्टेप मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देता, लेकिन फिर आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता। आपका समझना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको एक एक स्टेप इतना डिटेल में बताया। देखिए एक बार समझ लेंगे और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यही क्वेश्चन आप लोग 1 मिनट में या फिर इससे कम में भी सॉल्व कर पाएंगे। और रही बात मुझे क्वेश्चन ये सॉल्व करना होता तो मैं मात्र 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देता, लेकिन फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे इतना डिटेल में बता दिया। प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो देखिए बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन,
यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि बल का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, क्या पूछा जाएगा कि बल का SI मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है। देखिए मात्रक यानी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए मात्रक के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप लोग चैनल पर जाइएगा, 2022 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको मात्रक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। और जितना मैंने आपको बताया है उसी में से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मात्रक से रिलेटेड वो सब मैंने करवाए हुए थे और वही क्वेश्चन आए हुए थे, ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि मूल मात्रक के पदों में, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि मूल मात्रक के पदों में बल का मात्रक होता है। मूल मात्रक के पदों में बल का मात्रक होता है। यह क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था, मैं आपको बता दूं, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में। जब मैं 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, यह क्वेश्चन कई बार कराया था, कहा था आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, और सेम टू सेम क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था कि मूल मात्रक के पदों में बल का मात्रक होता है, क्या होता है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में एक बार फिर से सॉल्व करके बता देता हूं। तो देखिए आप लोगों को फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी बल बराबर आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब देखिए यहाँ पे m से मतलब क्या है, मास यानी द्रव्यमान से, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे मैं किलोग्राम लिख दूंगा द्रव्यमान के मात्रक को, और ये आपका इनटू में है, F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे किलोग्राम और फिर इनटू में यहाँ पे रहेगा, चाहे आप इनटू यहाँ पे लगाएं ना लगाएं, इनटू में तो आपका रहेगा ही। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ए से मतलब क्या, एक्सीलरेशन यानी त्वरण से, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होता है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये इनटू में है, ठीक है, मैं इनटू यहाँ पे ऐसे लगा देता हूं, तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सॉल्व करने पर आपको यही तो मिलेगा। तो मूल मात्रक के पदों में बल का मात्रक क्या होता है, तो मूल मात्रक के पदों में बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। m से मतलब मास यानी द्रव्यमान से, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, कई बार मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे ये इंटू में था, इंटू में ऐसे मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, या फिर आप ऐसे भी इंटू लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद ए से मतलब एक्सेलरेशन यानी त्वरण से, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर यहाँ पे जब देखिए इंटू में है, जब पूरा सॉल्व करेंगे इंटू करेंगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, तीनों मैंने आपको करा दिए, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी यानी डाइन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है कि प्रयोगशाला में निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। कई बार मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए यानी यूरिया। यानी प्रयोगशाला में निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, तो यूरिया का हुआ था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, NH2 और CONH2, या फिर इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, देखिए CH4N2O।
फॉर्मूला लिखने का कई तरीका होता है। देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं NH2CONS2, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं CH4N2O, दो तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम आप लोगों को ये फॉर्मूला ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा NH2CONS2, ध्यान रखिएगा। दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो लिखा है बस इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से यहाँ पे नीचे लिख दिया गया है, कोई खास अंतर यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे ऊपर आपका सी था, सी को पहले लिख दिया, H2 दोनों को मिला करके H4 यहाँ पे बना दिया गया, एक N यहाँ पे, एक N यहाँ पे, इसको N2 कर दिया गया और O को यहाँ पे लिख दिया गया। तो सेम ऐसे आप फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ये पहला वाला याद है तो दूसरा वाला आप वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रारूपिक तत्व यानी टिपिकल एलिमेंट है? प्रारूपिक तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में आया हुआ आपका ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व कराया हुआ है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी सोडियम होगा। सोडियम को हम शॉर्ट में Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के तत्व प्रारूपिक या फिर प्रारूपी तत्व कहलाते हैं, और प्रारूपिक तत्व को इंग्लिश में हम टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि आवर्त सारणी में जो तीसरे आवर्त के तत्व होते हैं, ध्यान रखिएगा, तीसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं वो प्रारूपिक तत्व या फिर प्रारूपी तत्व कहलाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। तो सोडियम जो है ये तीसरे आवर्त का तत्व है। आप पेरियोडिक टेबल चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जब चैप्टर पढ़ाया था सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ था। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने तुरंत कर लिया होगा। अब इसके बाद देखिए ऑप्शन बी में आपका के दिया, के से मतलब पोटेशियम से होता है। और पोटेशियम ये किस आवर्त का तत्व होता है? तो जो पोटेशियम है ये चौथे आवर्त का तत्व होता है। फिर इसके बाद स्कैंडियम भी चौथे आवर्त का तत्व होता है। फिर इसके बाद हीलियम जो है ये दूसरे आवर्त का तत्व होता है। तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के तत्व प्रारूपिक तत्व या फिर प्रारूपी तत्व, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट, ये कहलाते हैं। तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि पोटेशियम चौथे आवर्त का, स्कैंडियम भी चौथे आवर्त का, और हीलियम तो दूसरे आवर्त का है। तो बचा सोडियम, सोडियम तीसरे आवर्त का होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या होता है इसका परमाणु क्रमांक? सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 11 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 2021 में। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक घर में सभी विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि इसका रीजन क्या होगा? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया, इस विधि में उन्हें कम शक्ति की जरूरत होती है। ऑप्शन बी, यदि एक बल्ब खराब हो तो दूसरा जलता रहता है। ऑप्शन सी, इस विधि में उन्हें कम धारा की जरूरत होती है। ऑप्शन डी, यदि एक बल्ब खराब हो तो दूसरा भी खराब हो जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, 2021 में आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन हुआ था। जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं 3 दिनों तक आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, और हर एक दिन 3 अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। पहले शिफ्ट का पेपर कुछ और, दूसरे का कुछ और, तीसरे का कुछ और। इसी तरीके से दूसरे दिन भी पहले शिफ्ट का पेपर कुछ और, दूसरे का कुछ और तीसरे का कुछ और। यानी हर एक शिफ्ट में आप लोगों के अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आप लोगों का किसी भी दिन का और किसी भी शिफ्ट का हो सकता है। और ये क्वेश्चन मिला मुझे कैसे, ये मैं आपको बता दूं। तो देखिए जो अरिहंत की नई बुक आई है आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की 2022 की, जो अरिहंत की लेटेस्ट बुक आई है आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उस बुक में एक सेट दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर का। तो उसी में से मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, तो वहीं से मुझे क्वेश्चन मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि एक बल्ब खराब हो तो दूसरा जलता रहता है। तो मैं आपको डिटेल में बता दूं, देखिए घरों में
विद्युत उपकरण समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। ये आप सब लोगों को पता है, घरों में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में संयोजित होते हैं, जिसके कारण प्रत्येक उपकरण को पूर्ण वोल्टेज प्राप्त होता है तथा संयोजन का प्रतिरोध भी निम्न होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इस संयोजन में यदि एक उपकरण कार्य करना बंद करता है तो अन्य उपकरण जो होते हैं वो कार्य करते रहते हैं। तो ऑप्शन जो हमें दिया था इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यदि एक बल्ब खराब हो तो दूसरा जलता रहता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि इस संयोजन में यदि एक उपकरण कार्य करना बंद करता है तो अन्य उपकरण कार्य करते रहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि एक बल्ब खराब हो तो दूसरा जलता रहता है, यानी एक खराब होगा तो दूसरा कार्य करता रहेगा। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया था। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार की मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी। 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और इस टाइप के कई क्वेश्चन लास्ट ईयर सॉल्व कराए थे। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ था। मैंने आपको बताया था ना कि किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करने पर ये मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित हो जाता है। तो कुछ नहीं करना, ये 60 जो दिया है ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, अब सीधे सीधे आप यहाँ पे 60 की मल्टीप्लाई 5 में करवा दीजिए तो आपको मिलेगा 300। 300 और बटे में यहाँ पे क्या है, 18 है। ठीक है, 300/18 यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसको मैं आपको डिवाइड करके चेक करवा देता हूँ। तो देखिए क्या मिला था, हमें मिला हुआ था 300 और बटे में 18। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 300 से हमें किस में करना है, 300 से यहाँ पे देखिए हम 18 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो देखिए कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 18, 30 में से 18 को लेस करेंगे हमें मिलेगा 12। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी 1 0 हम यहाँ पे उतार सकते हैं, ये हमने कर लिया। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार। यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 108 आएगा। यहाँ पे 120 में से 108 को लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तब जाके 1 0 बढ़ेगा, फिर से ये 6 बार जाएगा, फिर यहाँ पे 108 आएगा, फिर यहाँ पे 120 में से 108 को लेस करेंगे 12, फिर यहाँ पे 1 0 अब हम अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं और फिर यहाँ पे 6 बार जाएगा और फिर यहाँ पे देखिए 120 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए ये वाला 120 यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे 108, फिर यहाँ पे लेस करेंगे, फिर आपको वही यहाँ पे देखिए 120 में से 108 को लेस करेंगे 12, फिर आप यही 0 बढ़ा के ले जाएंगे, फिर ऐसे 6 आता हुआ चला जाएगा। तो केवल हम क्या करेंगे, पॉइंट के दशमलव के 2 अंक तक सॉल्व करते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक तक, तो यहाँ पे 16.66 हमें मिलेगा, यानी सॉल्व करने पर 16.66 और किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो 16.66 मीटर प्रति सेकंड कहाँ दिया है, ये ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन ही मैंने आपको अलग से कराया हुआ था कि किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करने पर यह मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। तो 60 था, किलोमीटर प्रति घंटा में था, 5/18 से हम यहाँ पे गुणा करवा देंगे। यहाँ पे 60 पंचे 300 होता है, 300/18 जब डिवाइड करके सॉल्व करेंगे 16.66 मीटर प्रति सेकंड, जो कि मैंने आपको अभी सॉल्व करके भी बता दिया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे एकदम बेसिक लेवल के। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या कहलाती है। ऑप्शन ए कार्य करने की क्षमता, ऑप्शन बी कार्य करने की दर, ऑप्शन सी गति परिवर्तन की दर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या कहलाती है। चाहे शक्ति बोलिए चाहे सामर्थ्य बोलिए, बात एक ही होगी। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
कार्य करने की दर, ध्यान रखिएगा, कार्य करने की दर जो होती है वो शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है। ये पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ था जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा वाला, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा है कार्य करने की क्षमता, तो कार्य करने की क्षमता जो होती है वो ऊर्जा कहलाती है। और ये क्वेश्चन आप लोगों से यूपी पॉलिटेक्निक 2017 में, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में पूछा गया था कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो ऊर्जा कहलाती है, यह ध्यान रखिएगा। और कार्य करने की दर जो होती है वो शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस से कम, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन कई बार मैंने आपको कराया है और जब द्रव्य वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी पार्ट में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ था, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं पहाड़ों पर पानी देखिए 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही उबलने लगता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको बता दूं, देखिए पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण द्रव का वाष्प दाब कम तापमान पर ही वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है, अतः द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही उबलने लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो द्रव की बात मैंने बताई, तो पानी क्या है, पानी ये आपका द्रव ही तो होता है, ये क्या होता है, द्रव ही तो है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं आपको बता दूं, देखिए पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण पानी का वाष्प दाब कम तापमान पर ही वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है, अतः पानी अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही उबलने लगता है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं या फिर आप द्रव बोल सकते हैं, क्योंकि पानी तो आपका द्रव ही होता है, ये आप सबको पता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जो पानी है अर्थात जो जल है इसका क्वथनांक कितना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जल का क्वथनांक क्या होता है, जल का क्वथनांक क्या होता है, यानी जल का क्वथनांक कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन पहाड़ों पर जो जल है अर्थात पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए पहाड़ों पर पानी की जगह आपको यहाँ पे द्रव भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन आपका सेम टू सेम होगा और आंसर भी सेम टू सेम होगा। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक लंबी होती है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में आया हुआ क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार कराया है, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, यानी रेड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक लंबी होती है, जो रेड कलर होता है यानी लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य अधिक लंबी होती है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला यानी ब्राउन कोल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी बिटुमिनस, ऑप्शन सी कोक, ऑप्शन सी लिग्नाइट। करेक्ट आंसर क्या होगा, भूरा कोयला किसे कहा जाता है, कई बार मैंने आपको बताया जब ईंधन वाला चैप्टर पढ़ाया था, थ्योरी पार्ट में बताया था, क्वेश्चन कराया था। करेक्ट आंसर आपका होगा लिग्नाइट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यानी निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है, लिग्नाइट को, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित अक्रिय गैस कौन सी है। देखिए यहाँ पे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ब्रह्मांड में नहीं पूछा जा रहा, यूनिवर्स में नहीं, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में पूछा जा रहा है। तो सोच समझ के आंसर आपको करना है। ऑप्शन ए ऑर्गन, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी हीलियम,
और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित अक्रिय गैस जो है वो ऑर्गन है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑर्गन को AR से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अक्रिय गैस, इसको हम निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनर्ट गैस, ध्यान रखिएगा। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑर्गन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, SO2 एंड NO2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्वेश्चन ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से पारसेक किसकी इकाई होती है। ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी चुंबकीय बल की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पारसेक किसकी इकाई होती है, कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया। पारसेक जो होती है वो दूरी की इकाई होती है और ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस कौन सी है, ये आपकी पारसेक है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक यानी बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज क्या होते हैं, पारसेक, ध्यान रखिएगा, क्या, पारसेक, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए एक रिलेशन पूछा जाता है कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो एक पारसेक बराबर आपका होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष यानी 3.26 लाइट ईयर्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसको नोट कर लीजिएगा, कई बार पहले भी बताया है और जब चैप्टर पढ़ाया था मेजरमेंट यानी मापन वाला, वहां तो बताया ही था। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। पारसेक जो है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन ऐसे करके कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या, पारसेक होता है और एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से क्यूरी किसकी इकाई होती है, रेडियोधर्मिता की, ऊष्मा की, ऊर्जा की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो क्यूरी है ये रेडियोधर्मिता या फिर आप बोल सकते हैं रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है, इकाई होती है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेडियोधर्मिता का मात्रक या फिर रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो ये होती है क्यूरी, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, या फिर ऑप्शन डी परावर्तन और अपवर्तन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया है, प्रकीर्णन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में आया था। काफी सिंपल सा क्वेश्चन, क्या पूछा गया कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा समतुल्य होती है। देखिए यहाँ पे माइक्रो लिखा है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁻6। जहां भी आपको माइक्रो लिखा हुआ मिले, पावर क्या होती है, 10⁻⁻6 होती है। कई बार मैंने आपको बताया, मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था, बताया था। और 1 माइक्रो एम्पियर, ये कई बार जब मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराता था वहां पे मैं आपको बताता था कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर, आप 1 माइक्रो एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻⁻6 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर किस में हो जाएगा, ये एम्पियर में हो जाएगा, एएमपी यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, क्योंकि देखिए माइक्रो एम्पियर से एम्पियर में जब हम चेंज करते हैं तो 1 × यहाँ पे 10⁻⁻6, फिर इसको हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻6
और AMP यानी एम्पियर, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁻6 एम्पियर कहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए में। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ वो सब आपने पढ़ा है, थ्योरी पार्ट पढ़ा है। देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि जो विद्युत वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आप लोगों के करीब 4 चैप्टर या फिर 5 चैप्टर दिए गए हैं और सभी चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, और कुछ चैप्टर के मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। और जितना कराया है अगर उतना पढ़ लिया ना, तो देखिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स में विद्युत से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और सभी वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो मैंने कराया हुआ है। जैसे 2021 में हुआ था, स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके बताया हुआ था, क्योंकि पेपर ऑनलाइन हुआ था, तो स्टूडेंट्स ने बताया था कि जो मैंने कराया हुआ था सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे। मैंने आप लोगों को बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। और देखिए क्वेश्चन बेसिक लेवल के आए थे तो बेसिक भी मैंने कराया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी भी स्टूडेंट को। तो प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में टोटल 16 क्वेश्चन सॉल्व कराएं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।